हेलो फ्रेंड्स, माइंड बूस्टर चैनल में आपका स्वागत और अभिनंदन। हम लगातार लाइफ प्रोसेस पर वर्क कर रहे हैं। लाइफ प्रोसेस पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जिसमें टीथ मैंने पढ़ाया, और आज जो है लाइफ प्रोसेस पार्ट 4 जिसमें कि रिस्पायरेशन हमें डिस्कस करना है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द CBSE एग्जाम, फॉर द बायोलॉजी और फॉर द ऑल द लाइफ प्रोसेस इन द ह्यूमन बींग्स। सब में क्या है, रिस्पायरेशन बहुत जरूरी है। सांस नहीं तो कुछ नहीं, सब कुछ फिनिश। जब कोई गिर जाता है, कुछ हो जाता है, तो सबसे पहले सांस चेक की जाती है, भाई श्वसन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि मान लो श्वसन यदि नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, मामला खराब हो जाएगा, मतलब इसका मतलब डेथ हो गई है। तो आज हम रिस्पायरेशन पे स्टार्ट लेते हैं कि यह महत्वपूर्ण जो प्रोसेस है इसको किस तरीके से हम आत्मसात करें, कैसे हम स्टडी करें, जिससे कि पूरा का पूरा हमें क्या है, माइंड में छप जाए, याद हो जाए, यह चीज ध्यान रखेंगे। तो यहां पर क्या है, रिस्पायरेशन इज द प्रोसेस इन विच द फूड वी टेक थ्रू द न्यूट्रिशन गेट ऑक्सीडाइज टू रिलीज एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटी। क्योंकि हमारे शरीर को काम करना है, और जब हमें काम करेंगे तो निश्चित है कि हमें एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। हम रोज सुबह उठते हैं, नहाते हैं, ब्रश करते हैं, तैयार होते हैं, बाइक चलाते हैं, स्कूल आते हैं, यहाँ पर खेलते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, हर काम के लिए क्या है, मुझे एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी कहाँ से मिलती है, खाना खाने से मिलती है। लेकिन खाना खाने से काम नहीं चलेगा, उसके बाद रिस्पायरेशन की प्रक्रिया होती है बॉडी के अंदर, जिसके द्वारा क्या है कि एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, जिसके द्वारा हम क्या है, वेरियस एक्टिविटीज जो हैं हम परफॉर्म करते हैं। तो याद रखेंगे, जब हम फूड लेते हैं, फिर हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर जो है वो निकलेगा और वो क्या है, एनर्जी के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड रिस्पायरेशन। क्लियर हो गई बात। दिस इज द कैटाबॉलिक प्रोसेस। मैंने पार्ट 2 में आपको सिखाया था कि जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है दो प्रकार की होती है, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक में क्या होता है, जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल आपस में मिलकर के बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एनाबॉलिक। और जब क्या है, बड़ा मॉलिक्यूल जो है वह क्या है, वो जो है उससे ब्रेकडाउन यदि होगा छोटे छोटे भाग में, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको कहेंगे कैटाबॉलिक प्रोसेस है। क्लियर हो गई बात, यहां ध्यान रखेंगे। अब याद रखेंगे कि टाइप ऑफ रिस्पायरेशन की बात हम कर रहे हैं यहां पर, तो ये देखेंगे कि रिस्पायरेशन जो है, उसका टाइप ऑफ रिस्पायरेशन जो है वो दो प्रकार का होता है, एनारोबिक रिस्पायरेशन और एरोबिक रिस्पायरेशन। एनारोबिक रिस्पायरेशन क्या होता है, वह रिस्पायरेशन जिसमें कि ऑक्सीजन जो है नहीं जरूरत होती है, एब्सेंस इन ऑक्सीजन। जो रिस्पायरेशन ऑक्सीजन के बिना होगा वह क्या है, वह एनारोबिक रिस्पायरेशन कहलाएगा। और जो हम लोग लेते हैं, ह्यूमन बीइंग्स लेते हैं, बड़े जो जंतु लेते हैं, यूकेरियोट्स है, बाकी जितने भी बड़े हैं, वो क्या है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम रहते हैं। यदि ऑक्सीजन नहीं होगा, जीवन दायिनी ऑक्सीजन का जो रोल है वह क्या है, हमारी सांसों में आने वाला प्राणवायु जो है वो ऑक्सीजन यदि होगा, तभी क्या होगा, एरोबिक की प्रक्रिया होगी और एरोबिक रिस्पायरेशन होगा, और इससे क्या है, हमें एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो यहां पे ध्यान रखेंगे कि एनारोबिक रिस्पायरेशन होता है, उसके अंदर वो क्या है, ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं उसको, और इसके अंदर जो उसका नेट रिजल्ट होता है 2 ATP होता है, और यहां क्रेब्स साइकिल होता है, जिससे क्या है 38 ATP प्रोड्यूस होता है। मतलब क्या हुआ, हम खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद हम क्या, रिस्पायरेशन करेंगे, तो जब वो क्रेब्स साइकिल के द्वारा जो है वो पायरुवेट्स इत्यादि में टूटेगा, तो उसमें क्या होगा, टोटल 38 ATP एनर्जी निकलेगी। तो यहां पर यह बात क्लियर हो जानी चाहिए। तो आप समझ गए, रिस्पायरेशन जो है वो दो प्रकार का, एनारोबिक, एरोबिक रिस्पायरेशन। नेक्स्ट आएंगे type of respiration. Anaerobic respiration, in the absence of the oxygen, it is take place in the yeast, bacteria and human muscles, and it is also known as the fermentation. And इसमें क्या है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और क्या है, लैक्टिक फर्मेंटेशन, दो चीज होती है। यहां पर देखेंगे ईस्ट और बैक्टीरिया के अंदर भी होता है, और यह दिखाया जाता है ह्यूमन मसल्स के अंतर्गत भी होता है। याद करेंगे कि जब क्या होगा, जब हम क्रिकेट खेल रहे हैं, बॉल फेंक रहे हैं, और कभी हमने अभी 10-15 दिन से नहीं खेला, तो हमारे बाजुओं में दर्द होने लगता है। वह दर्द क्या है, वहां पर क्या है,
यह जो है ह्यूमन मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड का जो है जमाव हो जाता है, जिसके कारण दुखने लगता है। तो यहां पर यह क्लियर होना चाहिए, एनारोबिक रिस्पायरेशन जो है उसका जो एग्जाम्पल है वो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की क्रिया में जो है वो ध्यान रखेंगे, इस तरीके से होता है। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, एरोबिक रिस्पायरेशन है इन द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजन। ग्लूकोज जो है वो पायरुवेट्स में और एनर्जी में परिवर्तित होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और 38 एटीपी निकलते हैं। यह क्या है, यह जो है एरोबिक रिस्पायरेशन का रिजल्ट होता है। यहां पर जो है 2 एटीपी निकलता है, मैंने अभी आपको बताया। नेक्स्ट, अब यहां पे समझेंगे कि ब्रेक डाउन ऑफ द वेरियस पाथवे। ग्लूकोज है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में पायरुवेट और एनर्जी, कहां पे ये प्रक्रिया हो रही है, साइटोप्लाज्म के अंदर हो रही है। तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो होगा वहां पे CO2, H2O और एनर्जी इन द माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा। तो यह क्या है, प्रक्रिया है, एरोबिक प्रक्रिया कहलाती है, जो कि क्रेब्स साइकिल के अंतर्गत जो है संभव होती है। पूरा इसके अंदर क्रेब्स साइकिल होता है। अब क्या एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या हो गया, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर क्या हो गया कि लैक्टिक एसिड और एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और यह क्या होता है, मसल सेल्स में होती है। और यहां पर क्या है, एब्सेंस में क्या होगा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो ईस्ट बैक्टीरिया के अंदर होता है वहां पे जो रिजल्ट आता है इथेनॉल, CO2 और एनर्जी मिलती है। यह 3 प्रक्रिया है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज ऑफ द वेरियस पाथवे। मतलब ग्लूकोज है, ग्लूकोज जो है वो क्या है, पायरुवेट एनर्जी में, किसके प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में बना पायरुवेट एनर्जी। और इससे क्या होगा, यदि ऑक्सीजन में है तो यहां पर क्या, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, मसल्स के सेल्स के अंदर बिना ऑक्सीजन के, और ईस्ट और बैक्टीरिया के अंदर क्या होगा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है वो इथेनॉल और CO2 और एनर्जी का निर्माण होगा। तो यहां पर यह बात बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। क्लियर हो गई बात, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गुड। नेक्स्ट, अब देखेंगे कंपोनेंट्स इन्वॉल्व इन द रिस्पायरेशन। पहला क्या है, एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। द मॉलिक्यूल हैव द लो एनर्जी कंटेंट आर प्रेजेंट इनसाइड द सेल। एडीपी कंटेन 2 फॉस्फेट ग्रुप। तो क्या हो गया, 2 फॉस्फेट ग्रुप होता है, इसलिए इसको डाई कहते हैं। डाई, 2 फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है तो एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। और यहीं पर क्या हो गया, 3 यदि फॉस्फेट ग्रुप लगा होगा तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होगा। यह क्या हो गया, 3 होंगे, ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसका मतलब फॉस्फेट के 3 मॉलिक्यूल लगे हैं। और ये क्या, दिस मॉलिक्यूल हैव द एनर्जी कंटेंट, इट कंटेन द 3 फॉस्फेट ग्रुप। ATP is also known as the energy currency of the cell because the energy stored in the ATP is used for the body cell of the various purpose like the contraction of the muscle, synthesis protein and conduct of the nervous impulse। यह बात एकदम क्लियर होकर के, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब यहां पे क्लियर कट समझेंगे, ATP is also known as एनर्जी करेंसी। हम जानते हैं कि ATP को कॉइन ऑफ एनर्जी बोलते हैं, मतलब एनर्जी का सिक्का। जिसके पास सिक्का होगा वो रिच होगा, जितनी ATP होगी उतना हमारे पास ताकत होगा। आप देखते हैं WWF में क्या होता है कि जितनी एनर्जी होगी, बहुत बड़े पहलवान होते हैं, एनर्जी होती है उनको, क्या है वो अच्छा जो है एनर्जाइज फूड खाते हैं अपने कुश्ती से पहले, और उसके बाद क्या है रिस्पायरेशन की प्रक्रिया से उनमें एनर्जी होती है। और इसी कारण से क्या है, ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज में आप देखते हैं ग्लूकॉन डी के डब्बे में लिखा होता है कि इंस्टेंट एनर्जी। इंस्टेंट एनर्जी का मतलब क्या हुआ, जो ग्लूकोज है वो तुरंत जाएगा बॉडी के अंदर और ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज होकर के क्या होगा, ATP रिलीज करेगा। हमें बहुत अच्छा रिलैक्स फील होता है। थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखेंगे, गर्मी में है, पसीना पसीना है, घर से बाहर से लौटे और मम्मी ने क्या हुआ, 1 गिलास ग्लूकॉन डी दे दिया, हम पीते ही क्या होता है, फ्रेश सा महसूस होते हैं। क्यों, क्योंकि कारण क्या है, हमें ATP प्राप्त होती है और उससे क्या है, इंस्टेंट एनर्जी मिलती है और उससे मैनेज करते हैं। तो याद रखेंगे यहां पर कि ATP जो है इज ऑल्सो नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बिकॉज द एनर्जी स्टोर्ड इन द ATP इज यूज द बॉडी सेल ऑफ द वेरियस पर्पस लाइक द कंट्रैक्शन ऑफ द मसल सिंथेसिस। क्लियर हो गई बात, ऑफ द प्रोटीन एंड द कंडक्शन ऑफ द नर्व इंपल्स। नेक्स्ट, अब देखेंगे इनऑर्गेनिक, इसके अंदर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इज द सब्सटेंस present in the cell which is contain the phosphate group and group made up of the phosphorus, oxygen. Inorganic phosphate is represented as Pi
from where the P stand for the phosphorus and I stand for the inorganic. PI का मतलब क्या, फॉस्फेट इनऑर्गेनिक. यह ध्यान रखेंगे, यह इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होता है, PI की तरीके से इसको डिनोट करते हैं. ऑफ द conversion of the energy into the ATP. Energy is the converted into the two step of the following: ADP molecule combined with the inorganic phosphate by the absorbing the energy released during the respiration to the form of ATP. अब देखिए यहां पर क्या हुआ, ADP है, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट है, डाई मतलब दो. अब क्या हुआ, PI फॉस्फेट इनऑर्गेनिक जो है इससे मिलेगा, तो दो फॉस्फेट था तो डाई था, और ये एक और मिल गया तो क्या हुआ, टाई हो गया. तो क्या होगा, किससे बनेगा, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट. मतलब एडीपी प्लस पीआई प्लस एनर्जी इज इक्वल टू एटीपी. नेक्स्ट दूसरा है कन्वर्जन ऑफ द एटीपी टू द एनर्जी, वेयर द एटीपी मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन यूजिंग द वाटर एनर्जी इज रिलीज्ड अलोंग विद द रिफॉर्मिंग ऑफ द एडीपी. एटीपी क्या है, वाटर के साथ कंबाइन करेगा और एडीपी और फिर क्या, पीआई और एनर्जी बना देगा. दिस वन इज कन्वर्टेड ऑफ द एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इनटू द एडीपी. यह क्लियर हो गई बात समझ गए. एटीपी से एडीपी कैसे बनेगा, तो वहां पे वाटर से जब कंबाइन करता है तो एडीपी और पीआई प्लस एनर्जी जो है वो निकल जाता है. क्लियर हो गई. नेक्स्ट आएंगे रिस्पायरेशन इन द प्लांट. तो रूट स्टेम एंड लीफ ऑफ ए प्लांट आर द इन्वॉल्व इन द प्रोसेस. याद रखेंगे रिस्पायरेशन की प्रक्रिया जो है प्लांट के अंदर कहां होती है, रूट में होगी. मतलब क्या है, सॉइल के अंदर. स्टेम मतलब हो गया जो अपर पोर्शन ऑफ द सॉइल है, पूरा का पूरा स्टेम हो गया. लीफ जो है वो ग्रीनरी जितनी दिखाई दे रही है उसके अंदर क्या है, यह प्रक्रिया रिस्पायरेशन की होती है. तो कौन कौन सी होती है, गैसेस एक्सचेंज इन द रूट बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. यहां पे क्या, प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. क्लियर समझना चाहिए. दो डिफ्यूजन का मतलब क्या हुआ, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जब जाएगा चीज तो उसको क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं. सपोज करो कि मैं यहां पर आया, मैंने खूब बॉडी स्प्रे लगा लिया, खूब क्या है, फॉग लगा लिया या परफ्यूम लगा लिया, और मैं इस कोने में खड़ा हूं, लेकिन दूसरे कोने पर जो बॉयज खड़े हैं उनको क्या होगा, जो सुगंध आएगी बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन आएगी, बाय द एयर आएगी. यह ध्यान रखेंगे. तो जो यहां पर ये होता है गैसेस एक्सचेंज इज द रूट ऑफ द प्रेजेंस प्रोसेस ऑफ द डिफ्यूजन. डिफ्यूजन के माध्यम से क्या हुआ, गैसेस एक्सचेंज होता है. गैसेस एक्सचेंज इन द स्टेम बाय द स्मॉल पोर्स ऑफ द स्टेम और लेंटिसेल. जो क्या स्टेम के अंदर होता है ये गैसेस एक्सचेंज, वो लेंटिसेल के द्वारा होगा, पोर्स के द्वारा होगा, छेद के द्वारा होगा. और गैसेस एक्सचेंज इन द लीव by the diffusion of the oxygen through the stomata into the cell. याद रखेंगे लाइफ प्रोसेस के फर्स्ट पार्ट में मैंने जब वहाँ पर प्लांट न्यूट्रिशन पढ़ाया था, वहाँ पे स्टोमेटा पढ़ाया था, ओपनिंग एंड क्लोजिंग पढ़ाया था. वहाँ पर क्या है, स्टोमेटा से जो गैसेस एक्सचेंज होता है वह क्या है, स्टोमेटा से वह लीफ के अंतर्गत होता है. तो यह तीन तरीके हैं रिस्पायरेशन के. गैसेस एक्सचेंज जो रूट में होगा वो डिफ्यूजन के द्वारा होगा, गैसेस एक्सचेंज जो स्टेम में होगा वो लेंटिसेल के द्वारा होगा, गैसेस एक्सचेंज इन द लीफ होगा वो किसके द्वारा होगा, स्टोमेटा के द्वारा होगा. क्लियर हो गई बात, स्क्रीनशॉट ले लें. ओके, नेक्स्ट द फ्लो चार्ट गिवन बिलो द शो द रिस्पायरेशन इन द प्लांट ड्यूरिंग द नाइट एंड डे टाइम. एट नाइट, रात का समय है, अंधेरे का समय, यहां पर क्या होगा यह देखेंगे थोड़ा सा. यहां पर क्या, रात के समय जो है सूर्य का प्रकाश तो होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, यह जो है नो फोटोसिंथेसिस. कोई यहां पर क्या है, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं होगी. और क्या होगा, यहां पर क्या, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, एलिमिनेशन टेक प्लेस हो जाएगा इन द नाइट. क्लियर हो गई बात. फोटोसिंथेसिस तो होगा नहीं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की शर्त क्या है, सूर्य का प्रकाश मौजूद होना चाहिए, सनलाइट होना चाहिए, तभी होगा. यहां पर नो फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेशन टेक प्लेस ड्यूरिंग द डे टाइम. दिन का समय है तो कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट ड्यूरिंग द रिस्पायरेशन. जो रिस्पायरेशन की प्रक्रिया होगी तो उसमें क्या होगा, जो है कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा. दिस वन यूज बाय द फोटोसिंथेसिस, क्योंकि फोटोसिंथेसिस जो होता है वहां पे क्या होता है, CO2 प्लस H2O होता है. तो वो CO2 कहां से निकलता है, वह कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट ड्यूरिंग द रिस्पायरेशन. पौधे जो क्या है रिस्पायरेशन प्रक्रिया, वहां से जो CO2 निकला वो प्लस जो है एनिमल्स ले रहे वो क्या हो जाएगा, उससे क्या फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होगी. और जो इसके द्वारा ऑक्सीजन, जो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में सिखाया था, बाई प्रोडक्ट
बाय प्रोडक्ट में क्या होता था, ऑक्सीजन निकलता था। उस ऑक्सीजन को कौन यूज करेगा, ऑक्सीजन रिलीज एंड द यूज्ड इन द रिस्पायरेशन ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स। हम सब जितने बड़े जीव जंतु हैं वो क्या करेंगे, उस ऑक्सीजन को, उस बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन को यूज करेंगे। क्लियर हो गई बात? ओके, ये स्क्रीनशॉट ले लिया। नेक्स्ट, अब क्या है रिस्पायरेशन इन एनिमल। Animal respire through their skin while other through the specific organ. Respiration in aquatic organism. Aquatic में क्या हुआ, फिश। तो फिश को क्या है, फिश टेक वाटर थ्रू द माउथ, वाटर इज फोर्स टू द गिल। गिल यहां पे होता है ना, गिल, कलफड़, ठीक है, गिल जो है वहां जाएगा। डिजॉल्व ऑक्सीजन इज टेकन अप टू द ब्लड, और क्या वहां से ऑक्सीजन जो डिजॉल्व होगा और ब्लड में ले लेगा। ये फिश के अंतर्गत ये होगा। तो याद रखेंगे, फिश का जो है रिस्पायरेशन किसके द्वारा होता है, गिल्स के द्वारा होता है। नेक्स्ट, रिस्पायरेशन इन द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म यूज एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एब्जॉर्ब द डिफरेंट ऑर्गन इन द डिफरेंट एनिमल्स। अमीबा में क्या और प्लेनेरिया में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन के द्वारा। याद रखेंगे, एक नंबर में सीबीएसई में पूछा जाता है ये कि अमीबा और प्लेनेरिया में क्या हुआ, सेल मेम्ब्रेन के द्वारा। अर्थवर्म और लीच में किसके द्वारा था, मॉइस्ट स्किन के द्वारा। और ग्रॉस हॉपर और मॉस्किटो एंड हाउस फ्लाई में क्या है, एयर ट्यूब्स या ट्रैकिया जिसको कहते हैं, उसके द्वारा। बर्ड और लिजर्ड और टेरेस्ट्रियल एनिमल जैसे हम लोग हैं, हाँ, वो सब क्या है, वो लंग्स के द्वारा। यह ध्यान रखेंगे, यह तीन चीजें कि सेल मेम्ब्रेन, मॉइस्ट स्किन और जो भी टेरेस्ट्रियल ग्रॉस हॉपर है, मॉस्किटो है, हॉर्सफ्लाई है, एयर ट्यूब्स के बने। जितने आर्थ्रोपोड्स होते हैं वो क्या है, ट्रैकिया के माध्यम से या एयर ट्यूब्स जो है उसके माध्यम से ये लेते हैं। बर्ड, लिजर्ड और टेरेस्ट्रियल एनिमल जो हैं वो क्या है, लंग्स के द्वारा ये अपना रिस्पायरेशन की प्रक्रिया पूर्ण करते हैं। नेक्स्ट, अब देखेंगे टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या हुआ, लंग्स के द्वारा हो गया। ग्रॉस हॉपर जो हो गया वो क्या हुआ, ट्रैकिया के द्वारा और गैस ट्यूबुल के द्वारा हो गया। ये अर्थवर्म है, ये किसके द्वारा, स्किन के द्वारा हो गया। फ्रॉग जो है वो क्या हुआ, टैडपोल जब बच्चा मेढक था, टैडपोल छोटा सा था तो गिल्स के द्वारा। और जब वो क्या हुआ, बड़ा हो गया, टेरेस्ट्रियल हो गया, तो क्या हो गया, वो आ गया लंग्स के द्वारा। और साथ में जब मेढक हाइबरनेट होता है, जमीन के अंदर चला जाता है, तब उस समय क्या है, स्किन के द्वारा जो है वो सांस लेना प्रारंभ करता है। और इसी क्रम में जो फिश है उसके गिल के द्वारा जो है वो क्या हुआ, पानी यहां से जाएगा, जाने के बाद क्या हुआ, जा करके डिसॉल्व होगा और वो वहां से क्या हुआ, ब्लड के माध्यम से क्या हुआ, वो क्या है, ऑक्सीजन को ले लेगा। नेक्स्ट, ठीक इसी क्रम में अब आएंगे रिस्पायरेटरी सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, इस फिगर का खूब अभ्यास करेंगे। 3 नंबर में लगातार हर साल जो है किसी न किसी सेट में निकल करके आता है कि किस तरीके से ये आ जाएगा, ड्रॉ द वेल लेवल डायग्राम ऑफ द ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो ये ध्यान रखेंगे। अब यहां पर स्टार्ट होता है नोज से, नोज से नेजल कौन कही, फ्रंट साइनस, और उसके बाद क्या हुआ, ये नेजल कैविटी, और उसके बाद फेरिंग्स, फेरिंग्स से लैरिंग्स, लैरिंग्स से क्या हुआ, ट्रैकिया, ट्रैकिया से क्या होगा, ब्रोंकस, और ब्रोंकस से बाद ब्रोंकियोल, और ब्रोंकियोल के बाद क्या होगा, पूरा का पूरा एल्वेलाई जाएगा। एल्वेलाई से जो होगा वो ब्लड जो है वहां से डिफ्यूज होकर के पूरा जो है ब्लड में जाकर के मिलता है। तो फिर से एक बार क्लियर कर रहे हैं, नॉस्ट्रिल, नेजल यहाँ पे पैसेज जो होगा वो हो गया। नेक्स्ट उसके बाद क्या हुआ, जो है वो है आपका फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद क्या हुआ, पूरा ये लैरिंग्स, और लैरिंग्स के बाद क्या हुआ, ट्रैकिया, और ट्रैकिया के बाद क्या हो गया, ब्रोंकस, ब्रोंकस के बाद क्या है, ब्रोंकियोल, और ब्रोंकियोल के बाद क्या हो गया, एल्वेलाई जो है वो सीधे क्या है, उससे सेल से जाकर के मिलेगी, और सेल से जो होगा वो माइटोकॉन्ड्रिया में मिलेगी, और वहां पर जा है वो ऑक्सीजन का जो है स्थानांतरण होगा। यह बात क्लियर हो जानी चाहिए। नेक्स्ट, अब क्या, मैकेनिज्म ऑफ द गैसियस एक्सचेंज इन द ह्यूमन, फिनोमेना ऑफ द टेकिंग ऑफ ऑक्सीजन इज टर्म इन द इंस्पायरेशन। ऑक्सीजन को लेना क्या कहलाता है, इंस्पायरेशन, छोड़ना क्या कहलाता है, एक्सपायरेशन। ठीक है, ऑक्सीजन यदि लेंगे तो इंस्पायरेशन, ऑक्सीजन छोड़ेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे उसको क्या कहेंगे, एक्सपायरेशन। अब क्या है, इनहेलेशन, इनहेलेशन की प्रक्रिया कहां शुरू होती है, एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द नॉस्ट्रल, ये दो छेद है, इसके माध्यम से लिया जाएगा। अब क्या, एयर इज फिल्टर्ड बाय द हेयर इन द नॉस्ट्रल, नाक के अंदर बाल होते हैं, नाक के अंदर जो बाल होते हैं वो क्या होता है, वो हवा जो है जो जाती है, हम जो हर बार सांस लेते हैं तो लाखों करोड़ों की संख्या में हम क्या
जैसे ही सांस लिया बैक्टीरिया वायरस की भरमार गई, वो क्या होता है नॉस्ट्रिल के अंदर चिपक गए, उसके बाद अंदर जो जाते हैं नेजल सेप्टम के पास जगह आते हैं, वहां पे क्या होता है गीला होता है, आप नाक डाल के देखेंगे वहां पे गीला होगा, म्यूकस होगा, उसमें क्या होता है बैक्टीरिया जो है चिपक जाते हैं, जब क्या उससे फिल्टर होकर के तब सांस जो है वो अंदर जाती है। द एयर देन पास थ्रू डाउन थ्रू द ट्रैकिया। अब इसके बाद जब नॉस्ट्रिल से एयर से निकल करके वो ट्रैकिया पहुंचती है। चेस्ट कैविटी बिकम द लार्ज इन द फ्लैटेंड डायफ्राम एंड द लिफ्टेड रिप्स। जैसे क्या होता है, हमने जैसे मान लो सांस लिया, क्या हुआ सीना जो होगा फूल गया, डायफ्राम जो हो गया फ्लैटेंड हो गया, तो क्या होगा ये कैविटी जो है बढ़ गई, इसको कहता है पूरी कैपेसिटी से जब सांस ले लिया, ठीक है। चेस्ट कैविटी बिकम द लार्ज, लार्ज मतलब बड़ी, और फ्लैटेंड मतलब डायफ्राम जो फ्लैटेंड हो गया, और क्या लिफ्ट जो है जो रिप्स होगी वो लिफ्ट हो जाती है, ऐसे सीना बाहर निकल आएगा। और क्या एयर इन द सक्ड इनटू द लंग्स एंड फिल द एल्वुलाई। और उसमें क्या होगा जितना भी एयर आएगा वो क्या एल्वुलाई के पास जा करके वो तुरंत सेल से मिल करके वो तुरंत वो क्या होगा वो ब्लड को ट्रांसफर करेगा, मतलब क्या सेल्स में मिलेगा और माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा यूज होगा। नेक्स्ट, अब क्या हुआ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड द कार्बन डाइऑक्साइड एल्वुलाई। अब क्या हुआ जहां एल्वुलाई है वहां से क्या होगा ब्लड रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द अल्कलाई दैट ब्रिंग फ्रॉम द वेस्ट ऑफ द बॉडी। जो वहां पर एल्वुलाई के पास ब्लड था वो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के आया, वो क्या हुआ एल्वुलाई के पास जाकर के रिलीज कर दिया। ऑक्सीजन इज टेकन बाय द ब्लड फ्रॉम द एल्वुलर एयर टू द ब्लड वेसल्स। और क्या हुआ ऑक्सीजन जो होगा वहां पे लेगा और ठीक उसके बदले में क्या होगा वो क्या होगा कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा वो देगा। तो क्या होगा ऑक्सीजन इन द ब्लड द बॉडी बाय द रिस्पायरेशन पिगमेंटेड एंड ड्यू टू द डिफ्यूजन प्रेशर, और ये हो जाएगा। और हीमोग्लोबिन टेक द ऑक्सीजन लंग्स कैरी इनटू द टिश्यू विच आर डिफिशिएंट इन द ऑक्सीजन। मतलब क्या हुआ यहां पर जो है एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड इन लाई, जब क्या होगा ब्लड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन द फ्री दैट द ब्रिंग फ्रॉम द वेस्ट ऑफ द बॉडी। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यहां पर जो ब्लड होगा वह जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के आया, उसके बाद एल्वुलाई से जब मिलने के बाद क्या हुआ तुरंत ये जो होगा ब्लड जो होगा वो क्या होगा ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा और यहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाएगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेने के बाद क्या हुआ पूरे शरीर में वो क्या होगा ब्लड जो है दौड़ जाएगा, प्रत्येक कोशिका को क्या होगा ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए। नेक्स्ट, अब इसके बाद क्या हुआ, ये तो हो गया इनहेलेशन की बात आ गई थी, पीछे जाएंगे ये हो गया इनहेलेशन की बात आ गई थी, जैसे हम लोगों ने ऑक्सीजन लिया फिर क्या प्रक्रिया हुई। अब क्या हो गया नेक्स्ट एक्सलेशन मतलब जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उस समय क्या प्रक्रिया क्रिएट होगी इसको समझेंगे। इट इज द प्रोसेस ऑफ द गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द लंग्स टू द एटमॉस्फेयर इन द फोकस ऑफ द फॉलोइंग। कार्बन डाइऑक्साइड इज द ट्रांसपोर्टेड इन द डिजॉल्व फ्रॉम द ब्लड, फ्रॉम द ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड पासेस इन द एल्वुलाई। क्या होगा ब्लड से क्या होगा कार्बन डाइऑक्साइड में आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा ब्लड में और उससे क्या एल्वुलाई में आ गया। और चेस्ट कैविटी कंप्रेस्ड ड्यू टू द रिलैक्सेशन रिप्स एंड द डायफ्राम। हमने जब सांस छोड़ा तो क्या हुआ सीना पिचक गया, डायफ्राम जो है फ्लैट और नीचे चला गया और उससे क्या होगा पूरा का पूरा क्या हो जाएगा जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया। Thus the air is the forced out and the lung टू द एटमॉस्फेयर। जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो बाहर के वातावरण में निकल गया। तो बात समझेंगे, जब इनहेलेशन किया तो ऑक्सीजन गया, ऑक्सीजन जो है एल्वुलाई से मिला, वहां पर ब्लड जो है वह ट्रांसफर की प्रक्रिया हुई और वहां पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना, उसको लेते ही क्या हुआ ब्लड दौड़ पड़ा पूरे शरीर के हर कोशिकाओं के लिए। जब वहां पे उसको ब्लड दिया ऑक्सीजन दिया उसके बदले में कार्बन डाइऑक्साइड लिया, कार्बन डाइऑक्साइड लेकर फिर एल्वुलाई पे आया, एल्वुलाई में आने के बाद उसको छोड़ा, एल्वुलाई जो है उसको लिया और लेने के बाद क्या हुआ फिर वो आया लंग्स में और लंग्स के बाद आकर के कार्बन डाइऑक्साइड जो है सांस जब हम छोड़े तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर निकल गया। यह प्रक्रिया जिस दिन से पैदा हुए उस दिन से मरते दम तक यह प्रक्रिया जो चलती है इसी को क्या है हम श्वसन की प्रक्रिया करते हैं, जो कि क्या है धीरे धीरे जो है सारी प्रक्रियाएं जो है कंप्लीट होती रहती हैं। सांस चलने का मतलब है कि शरीर में एनर्जी बन रही है, ऑक्सीजन जो है जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है, यह प्रक्रिया पूर्ण हो रही है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। ठीक है, नेक्स्ट कंप्लीट पाथवे ऑफ द रिस्पायरेशन प्रोसेस। सबसे पहले मैंने वही सिखाया था जो आपको नॉस्ट्रिल, नेजल पैसेज, फेरिंग्स, लैरिंग्स,
ट्रैकिया, लंग्स, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, एल्वोलाई, ब्लड एंड फिर उसके बाद सेल्स, और सेल्स के बाद कहाँ जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। याद रखेंगे रिस्पायरेशन की पूरी प्रक्रिया जो है उसमें सबसे बड़ा रोल किसी का होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया का होता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, क्योंकि वहीं से एनर्जी जो है वो निकलेगी और उसके बाद जाकर के ये पूर्ण होगा। नेक्स्ट, अब एक मिनट रुकेंगे। अब यहां पे देखें, जितनी बात मैंने आपको ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में बताई, कैसे कहता है इनहेल करेंगे, कैसे क्या होगा नेजल पैसेज, नॉस्ट्रिल से नेजल पैसेज में, उसके बाद क्या होगा आपका फेरिंग्स में, फिर लैरिंग्स में, फिर उसके बाद ट्रैकिया में। वो पूरी प्रक्रिया इस वीडियो के अंतर्गत मैं दिया है। टेक्निकल टीम थोड़ा सा ध्यान रखेगी, जब मैं उसको बोलूंगा कि थोड़ा रुक करके तो आप रोकेंगे, ठीक है? ओके, आगे ले। देखिए ये पूरा पर्सन है, इसमें देखिए किस तरीके से जो है एयर जा रहा है नाक के द्वारा ये एयर गया। एयर जो है यहां से ये होता हुआ फिर क्या हो गया, सीधे ये क्या हुआ, ट्रैकिया में होता हुआ ये देखिए इस तरीके से आया। तो ये कंप्लीट जो है ये लंग्स के अंदर पहुंचा, एल्वोलाई सेल्स के अंदर पहुंचा, और ये प्रक्रिया इसकी कंप्लीट हुई यहां पर। तो ये क्या है? एल्वोलाई है। यहीं पर एक्सचेंज होता है, ब्लू और रेड दिखाया है, ये एक्सचेंज हो रहा है, इसको आप समझेंगे। फिर से देखिए एक बार, कैसे जो है एयर जा रही है, यस, अंदर गया, फिर क्या है अंदर जाकर के फिर ये पैसेज से होता हुआ लैरिंग्स में, फिर उसके बाद ट्रैकिया में, फिर उसके बाद देखेंगे लंग्स के अंदर, यस, यहां पे गया, और ये देखिए जा रहा है एयर जाने के बाद यहां पर पूरा कंप्लीट जो है, थोड़ा सा रोकेंगे भी इसको, अभी मैं बता दूंगा जहां रोकना होगा। यस यस, बिल्कुल ठीक, ये गया, रोके। यहां पर देखिए पूरा का पूरा जो है ये ऑक्सीजन जो है अंदर जा रहा है और अंदर जा रहा है। थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं, थोड़ा सा, यस, और यस, रोके। यस, ये देखिए यहां पर जो ये है, दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग, की फैक्टर। पूरा रिस्पायरेशन यहां पे जो है लगा हुआ है। कैसे जो है ये पूरा का पूरा एल्वोलाई जो है वो जाकर के कैसे यहां पे ब्लू कलर से कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, रेड कलर से जो है वो दिखा रहा है वो ऑक्सीजन के लिए, और ऑक्सीजन से यहीं पर जाकर के कंबाइन करता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। और यहीं पर क्या है, ऑक्सीजन लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये क्या लेकर के फिर वो क्या हो लंग्स में आकर के छोड़ दिया जाएगा। तो यह प्रक्रिया जो है कंप्लीट रिस्पायरेशन की होती है। यस टेक्निकल टीम, आगे करें, कंटिन्यू। अब ये जो चीज़ें हैं इसको समझ लेंगे। तो आज हमने लाइफ प्रोसेस के बारे में जो है पूरा डिटेल स्टडी कराई, एक एक चीज़ मैंने बताया। इसमें दो चीज़ और जो है जुड़ जाएगी तो वो क्लास 11th के लिए बन जाएगी। एक तो है ग्लाइकोलाइसिस और एक है क्रेब्स साइकिल। वो क्या है, नेक्स्ट पार्ट में जो रिस्पायरेटरी सिस्टम का एडवांस पार्ट जो होगा वो क्लास 11th के लिए, 12th और नीट के लिए कर देंगे, जिसके द्वारा क्या होगा उनको कंप्लीट चीज़ मिल जाएगी। उस पोर्शन को देख लेंगे 7-8 मिनट की वीडियो, और इसको जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, पूरा रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यहां पर ध्यान रखेंगे कि बहुत अच्छी तरीके से कि रिस्पायरेशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य को क्या है एनर्जी मिलती है, हमें काम करने की एक्टिविटी के लिए हमें क्षमता आती है, एनर्जी होती है, हम किसी काम को बहुत अच्छा कर सकते हैं। ये कैसे होता है, जब हम खाना खाते हैं, खाना खाएंगे, ऑक्सीजन लेंगे तो क्या होगा, जो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होगा, बर्निंग ऑफ द फूड होगा, उससे एनर्जी निकलेगी और हम जो है बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ा सकते हैं। तो आप लोग आज रिस्पायरेशन के बारे में डिटेल जानकारी किया है। आज इस चैनल पर जो भी हमारे संग जो नए हैं वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइफ प्रोसेस पार्ट 1, पार्ट 2 और साथ में अपने दोस्तों को ये जो डिफरेंट स्कूल के हैं उनको भी शेयर करेंगे, और कमेंट सेक्शन के अंदर अपने स्कूल के नाम के साथ साथ आपको वीडियो कैसी लगी, आपको कोई डाउट हो तो उसको भी आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, जिससे कि क्या है आपका और अच्छा अभ्यास होगा। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फ्लूइड्स के माध्यम से। थैंक यू।